In previous class we have already covered Indian polity का part 1 जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी। एंड अच्छा, कौन बताएगा, who is going to tell me what we have studied in yesterday's class? Can anybody explain? Can anybody tell me what we have studied in the previous class? बताओ। सबको क्लास से बाहर निकालूंगी मैं। क्या है? चलो, आयुष प्रेजेंट नहीं था। बट अबाउट आन्या, ऋषिका, तनीषा, रीना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3। विच पार्ट? पार्ट 3। करेक्ट। सबसे पहले समझते हैं द नेम ऑफ द फंडामेंटल राइट। बेसिकली द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल, एवरी बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए? फंडामेंटल का करेक्ट जो मीनिंग होता है, इट सजेस्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट, important. So basically fundamental rights are those rights which make the life of a person important and in a dignified manner, because animals do also have a life but उनके पास rights नहीं है। ठीक है, although अभी एनिमल्स के लिए काफी सारे राइट आ गए, जैसे कि अभी न्यू हमारा लॉ आया है। What's the name of the new law which has replaced the Indian Penal Code? बीएनएस। What's the name of the new law which has replaced the new बीएनएस Indian Penal Code? मैम, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। Anybody else? Correct. Section number 325 of भारतीय न्याय संहिता deals with the animals के right, कि अगर कोई भी person animals को maim करेगा या kill करेगा without any reason, ठीक है, तो that person will be punished for 7 up to 7 years, उसकी punishment होगी, और fine और both। तो एनिमल्स के पास राइट्स भी आ रहे हैं, बट उनके पास हमारे जैसे राइट्स नहीं है। हमको nobody can enter in our room without the permission. If he or she can enter in our room without the permission, that offense will be called as a nuisance. बट हम अगर डॉग्स को या किसी भी एनिमल को हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, बट हम, और दैट अभी उसके लिए वो है, क्राइम है। बट इतने राइट्स एनिमल्स के पास नहीं जितने हमारे पास राइट्स है। क्यों? क्योंकि वी born एज ए ह्यूमन बीइंग। So fundamental rights make the life of a person meaningful, dignified. ठीक है, because we born as a human being. Now article part number 3 of, मैंने कल ही बताया था, already told you कि what do you understand by the part, schedules and chapter. So part number 3 of the Indian Constitution deals with the fundamental right. ठीक है, part 3. From which article? कौन सा आर्टिकल से लेके कहां तक फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर रखा है? मैम, पार्ट 3 में। आर्टिकल 12 to 35। करेक्ट, आर्टिकल 12 टू 35। पार्ट 3 बताता है, पार्ट 3 डील्स विद द आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35। बट लिसन, हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेके 35। बट पार्ट 3 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 12, आर्टिकल 30 प्लस 2 35। बट अगर बात होती है कि कहां से आपके फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द 14 टू 35, राइट? ये हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके लीगल रीजनिंग में हो गए हैं क्या?
करवाया है क्या फंडामेंटल राइट्स, और तो मैं बोलेगा नहीं बिकॉज मुझे किसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। ऐसे ही बैठे रहते हैं बस क्लास में आके, बस शक्ल दिखाने के लिए हम आ रहे हैं बस, बोले कुछ भी नहीं। Not yet, sir has not started yet. क्या कह रहे हो? Not started yet, ma'am. हम्म, थोड़ा ब्रॉड में ही बता देती हूँ, ठीक है। आर्टिकल 14 डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इट डील्स विद द टू टाइप्स, इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मुझे जो मेन पता है मैं थोड़ा जल्दी ही बताऊंगी इसमें, थोड़ा सर को मैं बोल दूंगी और प्रॉपर डिफाइन करने के लिए, बिकॉज मुझे रिच पढ़ानी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल नंबर 14 बात करते हैं राइट इक्वालिटी। What is the difference between these two parts? Can anybody tell me the difference between these two parts? स्पर्श और आयुष, आप बता सकते हो क्या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? Ma'am, every person is equal before the law. Means the law is equally applicable for all the persons. हम्म, And equal protection of law is that every person of the India or outside the India shall be protected by the law. करेक्ट, समझे, करेक्ट, ओके, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, these two are interrelated to each other. Equality before law stands for the that equally, basically person should be treated equal, यानी कि equal should be treated among equal. For example, now this is हाँ, चलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। रिजर्वेशन या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हैंडीकैप लोगों को रिजर्वेशन मिली जाती है, ठीक है। अब तुम और मैं ये नहीं कह सकते कि व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू देम, बिकॉज द कॉन्सेप्ट हर किसी को लगता है इक्वालिटी यही होती है, मतलब इक्वालिटी इक्वल में कंसीडर करो, नहीं। अगर हम सभी को इक्वालिटी में कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके आपको इसके पास 100 रुपीज ऑलरेडी है, ठीक है, इसके पास 50 रुपीज है और इसको 100 रुपीज करने, इसके पास 10 रुपीज है और इसको 100 रुपीज करना है। अब ये नीड्स 50 एंड ही नीड्स 90 और इसके पास ऑलरेडी है। गवर्नमेंट इन दोनों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी बिकॉज गवर्नमेंट का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वल्स अमंग इक्वल्स, यानी इक्वालिटी में इक्वालिटी में। अब फॉर एग्जांपल ये 10 है, इसको इसको गवर्नमेंट ने 90 दिए, इसके पास 10 है तो उसको भी 90 दिए, ये दोनों इक्वल अमंग इक्वल्स है, ठीक है। क्यों क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि क्योंकि भगवान ने भी हमको नेचुरली इक्वल नहीं बनाया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 40 लाइज कि दैट द इक्वालिटी शुड बी डन अमंग इक्वल्स, इक्वल इक्वल में हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई ऑलरेडी इसको 100 रुपए इसको क्यों चाहिए, अब इसको क्यों क्यों रिजर्वेशन देंगे, ये तो ऑलरेडी लग्जरी क्लास में है ना। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विमेन है, दे ऑलरेडी बिलोंग टू द वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी, तो उनको इस वाले से रिजर्वेशन मिलती है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। और दे वर सफरिंग फ्रॉम सोसाइटल ऑब्लिगेशन टिल नाउ ऑनवर्ड्स भी, ठीक है। तो द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी स्टैंड्स हियर, पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वल अमंग इक्वल्स ओनली, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट आगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी मतलब यही है। फॉर एग्जांपल, और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीएनएस। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा लॉ में जा रही हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में ध्यान से बात सुनिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पहला आप मुझे बताओ इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दैट एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am, it's clear. You can proceed. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से हम दो पहले, ये थोड़ा मैं बाइफिकेट करूंगी, थोड़ा सा मतलब है आपके सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको आगे बहुत काम आएगा। देखो, दो तरह के लॉज होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉ, जनरल लॉज एंड स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज को ना लेके हम लिखते हैं उनके लोकल लॉज, ठीक है। लोकल लॉज स्पेशल लॉज अलग हो जाते हैं। चलो ये भी समझा देती हूँ स्पेशल लॉज क्या होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लॉ, क्लियर। जनरल लॉ, जैसे कि जो कि एप्लीकेबल टू ऑल,
एप्लीकेबल टू ऑल, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपका कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, कम्युनिटी क्या है, तो इट एप्लीकेबल टू ऑल, इट अप्लाइज टू ऑल द पीपल लिविंग इन एन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस जो नया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच हैज रिप्लेस्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट आ गया आपका भारतीय नागरिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, which has replaced Indian Evidence Act. तो ये हो गया जनरल लॉ, which is as the name suggests is generally applicable to all the people living in Indian territory. Now what about the local laws? Local laws are the laws which are only applicable to particular community. ठीक है? क्या हो गया स्पेशल लॉ? लोकल लॉस क्या हो गए? लोकल लॉ स्टैंड्स फॉर द लॉज जो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ही अप्लाई होते हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम पे अप्लाई होगा, हिंदू लॉ सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होंगे, सेम गोस टू द क्रिश्चियन, जैनिज्म और पारसीज। ठीक है, ये हो गया। तो जनरल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल, लोकल लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट है वो सिर्फ शेड्यूल एससी एसटी पे लगेगा, कोई विमेन के लिए जो एक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लोकल लॉ स्टैंड्स फॉर द जो कम्युनिटी के लिए लगता है, सिर्फ एक कम्युनिटी, इसको हम कम्युनिटी वाइज ही डील करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सिर्फ कम्युनिटी पे। ठीक है, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन। ठीक है, सिर्फ रिलीजन वाली, एलजीबीटी और ये जेंडर में मत घुस जाना। ठीक है, सिर्फ कम्युनिटी वाली। अब नेक्स्ट आता है वो है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो स्पेशली एक क्लास के लिए बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बीच में बता दिया था ना, एससी एसटी इसमें आएगा, विमेन के लिए इसमें आएगा, चिल्ड्रंस के लिए इसमें आएगा लॉ। ठीक है, और क्या नाम है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इसमें आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेशली एक क्लास ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं। पॉक्सो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ स्पेशल लॉ। क्लियर हो गया? तो जनरल लॉ अप्लाइज टू ऑल ऑफ द लॉज। ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में आती है, ऑब्वियसली लीगल रीजनिंग में आती है, बट मे बी आपको नहीं बताई होंगी, इसमें आपको उस क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, तो जनरल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर इंडियन टेरिटरी। लोकल लॉ अप्लाइज टू स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी, it only deals with a specific religious community. Next आ गया special law, it deals with a community, for example SC ST, children, और आपका हो गया women हो गई है। ठीक है, फिर आप LGBT community हो गया, ये हो गया, और एनिमल्स के लिए भी लॉ बनते हैं, that also come under the ambit of a special laws. अब now what, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ध्यान से बात सुनेंगे, जो मैंने अब आपको यहाँ पे बात बताई थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो चाइल्ड का जो लॉ है वो सारे चाइल्ड के इक्वली अप्लाई होना चाहिए। जो एलजीबीटी के लिए जो कम्युनिटी हमने लॉ बनाए वो एलजीबीटी के लिए प्रॉपर्ली अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, विमेन के लिए लॉ बनाए विमेन के लिए अप्लाई होना चाहिए, एससी एसटी के लिए लॉ बनाए एससी एसटी के लिए अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है जैसा जिस पर्टिकुलर लोगों के लिए लॉ बनाया उनके लिए, क्योंकि वो इक्वल हो गए हैं। हम सारी वुमेन्स के लिए लॉ बनाया तो सब वुमेन्स के लिए, फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा कि पिंक पास मिलता है बस के लिए। ठीक है, केजरीवाल ने फ्री टिकट्स कर रखी है, हम लोग, पर अब वो ये नहीं कह सकता कि इस एज की वुमेन्स को ही फ्री पास मिलेगा, दैट्स अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और ये राइट इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो जब आप एक कम्युनिटी के लॉज बनाते हो तो उस कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्योंकि नाउ दे आर इक्वल अमंग इक्वल्स, राइट, तो अब लॉ शुड बी प्रोटेक्ट इक्वली एप्लीकेबल टू एवरी कम्युनिटी। हम जनरली इसमें क्या पढ़ते हैं ऊपर से कि एवरी लॉ शुड बी इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ द सिटीजन, नो, ये जो मैंने आपको क्लारिफिकेशंस बताई दैट्स अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जनरल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलो, हाँ आईफोन तुम्हें हो गया क्लियर? आईफोन तुम्हें क्लियर हुआ?
ओके ओके, सोते सोते क्लासेस ले रहा है, सोते सोते। स्पेशल लॉ का मतलब होता है बेटा जो सिर्फ एक क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया गया है। देखो सोसाइटी में ना नॉट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब उनके लिए लॉज बनाना, ठीक है, उनके लिए लॉज बनाने को बोला है स्पेशल लॉ, क्योंकि वो स्पेशली एक क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं, यानी कि एससी एसटी के लिए लॉज बनाए गए, वो स्पेशली उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा। विमेन्स के लिए लॉ बनाए वो सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। चाइल्ड के लिए लॉ बनाए वो भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, एलजीबीटी के लिए वही होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाला लॉ और जनरल कैटेगरी ऑफ लोगों पे क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज वो बनाए उन्हीं के लिए, ठीक है, वो लॉ ऐसे डिजाइन नहीं किया हुआ, दैट लॉ शैल बी डिजाइन सच अ मैनर व्हिच ओनली एप्लीकेबल ऑन दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे आर ऑलरेडी वल्नरेबल क्लास ऑफ सेक्शन। मैंने आपको पॉक्सो उस दिन लॉ बता रही थी, मैं आपको पॉक्सो पढ़ा रही थी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, दिस इज आल्सो अ स्पेशल लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया स्पष्ट? जल्दी बताओ, ओके ओके ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 फटाफट से देखेंगे। आर्टिकल 18 नॉर्मल सा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये आर्टिकल है, इसका एक लॉ बनाया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट। ये याद रखेंगे आपको, क्योंकि हमारे में ना जो जीके आती है ना पूरी की पूरी बेस्ड आती है हमारे एग्जाम लॉ के ऊपर, तो लॉ के ही कैटेगरी में ही ये क्वेश्चन पूछते ना कि यूपीएससी वाला करंट अफेयर जीके आता मान, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स वाले, ठीक है, जैसे महाराजा और ये सारे गृह सेना भाई सेनापति और ये फालतू के जो आर्टिकल्स होते थे ये। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में डांस बात चलेंगे। आर्टिकल 15 जनरली डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, जनरली डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन। ये सिर्फ साफ साफ बोलता है that no person shall be discriminated on the basis of color, caste, sex, gender, race, ये सारी बातें, ठीक है। और आर्टिकल 16 ने और थोड़ी सी कैटेगरी बना दी है, ध्यान से बात सुनेंगे। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 ने बोला एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कोई भी अगर गरीब भी आ रहा है और बड़ा से बड़ा अंबानी भी आ रहे हैं, तो अगर दोनों के ऊपर सेम क्रिमिनल चार्ज लगे हुए, रेप का क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, तो दोनों ही सेम के ही प्रोसीजर से उनको पनिशमेंट दी जाएगी। आर्टिकल 15 अगेन बोलता है, ये स्पेसिफिकली बता देता है कि किस किस एस्पेक्ट में हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। We shall not be discriminated on the basis of color, caste, sex, gender, race, right? अब 15, 16 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 16 ये और भी स्पेसिफिकली बात करता है किसके, और ये किससे बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन shall not be happen in matters of public employment, सरकारी जॉब्स में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी गवर्नमेंट जॉब्स में किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए बेटा जी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये बात आर्टिकल 50 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 क्लियर हो गया, ये जल्दी जल्दी बताइए, बाकी बच्चों को क्लियर है? ओ सॉरी सॉरी, 17, yes ma'am, हाँ हाँ interchange. सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 18 एंड दिस इज 17, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, Yes क्लियर हो ma'am. गया। Yes, ma'am. 15 16 17 मतलब ये 17 और 18, चलो ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल नंबर 19 20 21 22,
ये क्या बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 डील्स विद द राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर में काफी सारे फ्रीडम दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ जॉइनिंग एन एसोसिएशन और फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। ठीक है, फिर आता है आपका राइट टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, देन आता है राइट टू रिजाइड एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन आता है आपका राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। लास्ट आता था आपका राइट, क्या नाम है, राइट टू प्रॉपर्टी, बट इट वाज डिलीटेड। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया है। कौन मुझे बताएगा, बाय विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट बट एग्जिस्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बताइए, बाय विच अमेंडमेंट राइट 40 टू प्रॉपर्टी सेकेंड, वाज अबॉलिश्ड। व्हाट? 40 सेकेंड, 42 सेकेंड, अरे 42, 42 और कोई? मैम, 42 या 44 के बीच में कंफ्यूजन। बताइए। जल्दी बोलो। किसी को भी नहीं पता, मतलब हद हो गई है। Right to property was abolished as a fundamental right by Article number 44, and it is now as a constitutional right under Article 300 capital A. ठीक है, Article 19 ये हो गया। Article 19 clause 2 एक यहाँ इस Article 19 clause 1 में जो भी फ्रीडम से रखी है उनको रिस्ट्रिक्ट करता है स्पेसिफिक ग्राउंड्स। दोबारा समझो, आर्टिकल 19 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक है आर्टिकल 19 क्लॉज 1, एक है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में काफी सारी फ्रीडम्स दे रखी हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन्हीं फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट करता है इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। दैट आप लोग, ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में यू हैव अ राइट टू मूव एंड रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलता है रुको, यू हैव अ राइट बट आप ऐसी कोई जगह नहीं जा सकते तो स्टेट ने आपको प्रोहिबिट कर रखा है। फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल एरियाज होते हैं यू कैन नॉट गो। ठीक है, ऐसे तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फॉर एग्जांपल यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट यू कैन नॉट यू नो give a speech against the government of India। ठीक है, that clearly an offense of sedition। अब तो sedition नहीं रहा है, ठीक है, but it's a clearly of वो देशद्रोह। ठीक है, देश के अगेंस्ट में आप एक प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हो। ठीक है, आप एक जज के अगेंस्ट में बोल रहे हो जो जजमेंट डिलीवर कर रहा है इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 specify a certain freedom that every person should have this freedom. On the other hand, Article 19 clause 2 purge these freedom which is given under Article 19 clause 1 because fundamental right are not absolute। अगर क्वेश्चन आता है ना क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, तो फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। ध्यान से बात सुनेंगे, ठीक है। Fundamental rights are not absolute and they are having certain reasonable restrictions because अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले तुम कितने भी देर तक घूमे रहो ऑटोमेटिकली सब गलत इम्पैक्ट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिवोटिव। ठीक है, मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगी। ओके, नाउ आर्टिकल 20। Article 20, no person shall be deprived of his or her life except the procedure established by law। ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल 20, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ। बेटा एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं पानी पी लूं। हाँ, तो आर्टिकल 20 क्या, आर्टिकल 20 पढ़ा रही थी बेटा मैं। यस मैम। हम्म, आर्टिकल 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, 22 देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his or her life
except the procedure established by law. क्या बोला है इसमें कि हर किसी पर्सन को, ठीक है, एवरी पर्सन, बेटा ब्लड तो नहीं आ रही स्क्रीन आप लोगों के पास में? No. आयुष ब्लड दिख रही है क्या स्क्रीन? ठीक है ठीक है। बोला है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ whenever the certain procedure established or prescribed that, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम तो दे रखे हैं बट साथ में रेस्ट्रिक्ट भी कर रखते हैं। तो आपको अपनी पूरी जिंदगी जीने का अधिकार है, बट अगर जब भी सरकार ने बोला कि यहाँ पे इस मैटर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके आपकी फ्रीडम को कर्ब किया जाएगा, तो दैट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत वाइडर ही फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कहीं कुछ नहीं पता लगे ना, अगर आपने आर्टिकल 114 से लेकर मैं 32 पढ़ा रही हूँ, कुछ भी ना समझ में आए, साथ साथ और आपको लग रहा है कि यार ये चीज तो इसमें डी नहीं हुई है, तो आपको एक ही ट्रिक लगानी है कि हाँ भाई जो कोई भी किसी भी ये चीज ये स्पेसिफिक राइट अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं दिया हुआ, आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 21 ही छोटा सा तो है बट इट हैज 100 प्लस राइट्स। बहुत सारे राइट है इसमें, राइट टू हैव अ फ्री एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हैव अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू हैव अ क्या नाम है आपका, राइट राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, राइट टू लिव और राइट नॉट टू लिव, ठीक है, राइट टू डाई बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड यूथनेशिया वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? बेटा क्लियर? हाँ करेक्ट। अब आ गया आपका आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 सिंपल सी बात है, राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन मतलब कि एवरी अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड तो बोलेंगे कुछ ना बोल के इसको अरेस्टेड पर्सन लिखते हैं, अक्यूज नहीं बोलेंगे, अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसकी बहुत सारी है बेटा, इसके काफी सारे क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 21 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, काफी सारे क्लॉजेस है इसमें। कोई मुझे बताएगा बेटा इन क्लॉजेस को एक्सप्लेन करूं क्या मैं, थोड़ा बड़ा फिर ये थोड़ा लीगल में चला जाएगा, बताओ, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन आर्टिकल 21 टू आर्टिकल 20? मेरे पास तो बस एक ही वोट आया है स्पर्श का, बाकी सबको आता है। आर्टिकल 21 क्लियर हो गया? आर्टिकल 21 तो क्लियर हो गया ना सबको? चलो अब पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3, एक्सपोज फैक्टर लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। चलो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा, nobody can force, nobody can force you to be a witness against yourself।
देखो बेटा, nobody can force you to be a witness against yourself का मतलब ये होता है कि मैं तुमको बोलूं आयुष कि भाई तुम एक्सेप्ट करो दैट यू हैव मतलब क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं, हाँ जैसे तुम मैं बोलूं दैट यू हैव मतलब किल दिस पर्सन, ठीक है, यू हैव मर्डर दिस पर्सन, एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट दैट, जो आपको पता है पुलिस वाले करते भी हैं। अब वो जो करते हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। Nobody can force you to be a witness against yourself because I have a right to protect myself. ठीक है, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना डिटेल में आपको उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा लीगल में, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको आता है राइट टू साइलेंस। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप साइलेंस रहो। अब ये राइट टू साइलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये राइट टू साइलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि आपको क्या चुप रहने का अधिकार है, हाँ। राइट आर्टिकल 19 में जो मैं आपको पढ़ा रही थी ना, राइट टू हैव स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, अब राइट टू रिमेन साइलेंट का कॉन्सेप्ट आया कौन से जजमेंट से आया ये, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर इफ समबडी हैज अ पॉलिटिकल साइंस हैड अ पॉलिटिकल साइंस इन द क्लास 11, तो उसका फर्स्ट लास्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जीवित पर्सन की तरह है, वो भी चेंज होता रहता है। So there are a lot of things which are not specifically defined in the constitution but are implicitly given in this in the constitution as per the Supreme Court judgment. एक judgment आती है पीएल दानी वर्सेस यूनियन ऑफ पीएल दानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बोला गया था, यानी कि यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट। कौन से केस में, पीएल दानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया ये बात आपको? एम आई क्लियर यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, यू कांट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अब ये थोड़ा सा वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट। मैंने बोला यू कैन नॉट बी पनिश्ड दो बार फॉर द सेम ऑफेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ये बहुत, चलो नहीं बता रही हूँ तो तुम्हें टिपिकली नहीं बताऊंगी, छोड़ो। पता है सीआरपीसी जो हमारा था, जो अभी बीएनएसएस हो चुका है, ये बीएनएसएस के अंदर एक प्रोविजन था, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है ये, इसमें भी काफी सारी चीजें और उसके अंदर भी काफी सारी चीजें। तो जब अब आप पढ़ोगे ना अपना अपना फ्लैट में जब पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा उन अब तो सीआरपीसी नहीं है, बीएनएसएस का मुझे प्रोविजन याद नहीं आ रहा, मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है। तो वो दोनों एक बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने किडनैपिंग की है किसी को और उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, ऑलरेडी गेट पनिश्ड, 2-3 साल का बंदा देखे आ गया, दोबारा से एक को उसी किडनैपिंग के ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ही हैज बीन पनिश्ड ऑलरेडी फॉर द ऑफेंस। बट 2001 ए में 2001 को किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट थी, ठीक है, और एक लड़की की थी वो किडनैपिंग, बट 2005 में उस किडनैपिंग की वजह से उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा की वजह से वो कोमा में गई, कोमा में जाने की वजह से उसकी डेथ हुई। तो अब ए दोबारा से पनिश हो सकता है डेथ के लिए, क्योंकि हियर however the person is same but the offense is different। ठीक है, ठीक है,
यानी कि किडनैपिंग के लिए तो नहीं हो सकता, इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस शुड बी सेम फॉर एप्लीकेबल ऑफ 20 clause 2 where the ingredient of both of the offenses are different then article 20 clause 2 applicable नहीं होगा, यानी कि वो सेम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। हेयर सब कुछ सेम था, लड़की भी सेम थी ऑलमोस्ट और इंग्रेडिएंट भी सेम थे, बट डेथ कॉज हो गई, तो उसी केस में कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मे बी अमाउंटिंग टू मर्डर के ऊपर वो जा सकता है। तो ये हो गया आपका डबल जीओपार्डी, यानी कि यू कैन नॉट बी पनिश सेम, यू कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। वेयर आई एम सेइंग ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस का मतलब होता है इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस शुड बी सेम, इंग्रेडिएंट शुड बी सेम, ठीक है। ऑफेंस अगर डिफरेंट है तो भाई आप अंदर जाओगे। करेक्ट। अब लास्ट आता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। एक्सपोज फैक्टर लॉ का मतलब होता है यू कैन नॉट बी पनिश बैकडेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था 325 के बीएनएस के प्रोविजन के बारे में, जो एनिमल के ऊपर बात करता है, यानी कि अगर कोई एनिमल को मारता है, किल करता है, रेप करता है तो उसको अप टू 7 साल की पनिशमेंट होगी। और बीएनएस का जो प्रोविजन है यानी कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से ही इंप्लीमेंट हुई है, तो यानी कि 1 जुलाई को या तो 1 जुलाई के बाद किसी एनिमल को किल या मेम करेगा उसको एज पर सेक्शन 325 में पनिशमेंट होती है, राइट। बट अगर 1 जुलाई से पहले फॉर एग्जांपल 31 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त या अगस्त के महीने में उससे पहले किसी पर्सन ने अगर एनिमल को मारा है तो क्या उसको बीएनएस के तहत में पनिशमेंट मिलेगी? नो। व्हाई आई एम सेइंग नो? बिकॉज हमारा बीएनएस तो जुलाई 1 से ही इंप्लीमेंट हुआ है ना। तो एक्सपोज फैक्टर लॉ का मतलब क्या है कि जिस दिन आपको उसी उसी एक्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगी, क्यों जिस दिन आप वो एक्ट कर रहे हो उस दिन वो कोई एक्ट आपको ऑफेंस है। अगर जो आज आपने एक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को मार दिया, तो अगर वो मेरा मारना ऑफेंस नहीं है ना, तो जब वो ऑफेंस बनेगा तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरे को उसी एक्ट के लिए पनिशमेंट मिल सकती है जो एक्ट ऑफेंस उस दिन है जिस दिन मैंने एक्ट किया है। एक बार और समझते हैं ध्यान से। 2001 1 सितंबर, ए किल बी, हेयर नो मर्डर, मतलब नो मर्डर काइंड ऑफ ऑफेंस सिचुएटेड, नो नो, ठीक है। अभी किसी को मारना कोई ऑफेंस डिफाइन नहीं हुआ है। 2005 में सितंबर में ही मर्डर की एक प्रॉपर ऑफेंस आ जाता है, तो अब पुलिस वाले इसको पकड़ के लेके नहीं आ सकते कि तूने 1 सितंबर को वो किया था, क्यों? क्योंकि जिस दिन इसने ये एक्ट किया है ना उस दिन वो तो एक्ट कोई वो एक्ट कोई ऑफेंस ही नहीं था, ऑफेंस तो अब बनाए जाते हो। तो जिस दिन मेरा एक्ट ऑफेंस है मुझे तभी पनिशमेंट दी जाएगी, अगर मेरा एक्ट ऑफेंस नहीं है उस दिन तो मेरे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। दैट वाज एक्स पोस्ट फैक्टो मींस। करेक्ट, करेक्ट आयुष। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो, ये हो गया आपका खत्म। अब नाउ आर्टिकल 22 कौन मुझे बताएगा? हु विल गोइंग टू टेल मी आर्टिकल 22? Protection protection against arrest. आर्टिकल 22 क्या हो गया? राइट ऑफ द रेस्पेक्ट पर्सन। जैसे कि आपको यू शुड बी प्रेजेंट बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्या नाम है, बिफोर 24 आवर्स, ठीक है। एंड whenever you get arrested by the police officer you should know the ground of the arrest, you have a right to meet your legal practitioner, you have a right to remain silent, ठीक है। your family must know कि आपको कौन से थाने में बंद करके रखा हुआ है, for what offense, ठीक है। you are having the right to have the free legal aid from the state government if you are an indigent person, ठीक है। अगर आपके पैसे नहीं है पास, अगर आपके पास पैसे नहीं है, to for the legal practitioner, to for the legal
consultancy to your the state will be providing, your respective state will be providing free legal aid. So these kind of rights included in the article 22. आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ये है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ये आपको बॉन्डेड लेबर, ठीक है, और ये बेगार, स्लेव, ये सारी चीजों को वो करता है, मतलब प्रोहिबिट करता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। साथ में ये भी बताता है कि बिलो 14 इयर्स बच्चे क्या करेंगे, बिलो 14 इयर्स बच्चे कोई भी हजार्डस फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 and आर्टिकल 24 deals with the right against exploitation. It prohibits sex slaves, ठीक है, bonded labor, begar, ठीक है, and it also says that below 14 years to बच्चे cannot be can't work in a hazardous factory, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लीज टेल एम आई क्लियर। ओके, बेटा एक आर्टिकल में बताना भूल गई आपको, आर्टिकल 21 कैपिटल ए, आर्टिकल 21 कैपिटल ए, इट मींस राइट टू एजुकेशन, यानी कि बिलो 18 14 बच्चे हैव अ राइट, फ्री एजुकेशन का राइट है। एंड ये आपके जो एक्ट है ना, ये पहले ईपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, it was a part, right to education was a part of DPSP, but because it is a very significant topic, that's why it is added as a fundamental right and become article 21 capital A, okay। क्लियर। चलो, आर्टिकल 29 30 राइट ऑफ द माइनॉरिटीज की बात करता है, ठीक है। कौन सी माइनॉरिटीज की बात करता है, कल्चरल माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज and religious minorities. जामिया मिलिया इस्लामी is a perfect example of the minorities, यानी कि इसमें बोला गया है every minority living in Indian territory has the right to conserve their culture, to protect their culture, to practice or to establish and administer any education institution, ये भी बोला गया है। तो आर्टिकल 29 and 30 deals with the right to minorities, ठीक है। हाँ, अलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी is also an example of this। क्लियर हो गया बेटा आपको ये। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 राइट टू रिलीजन, जो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, यानी कि मतलब है वहां से डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। राइट टू रिलीजन, ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस and to practice, profess and preserve his or her religion, and any person can change his or her religion at any point of time but without affecting the societal and cultural value of that religion, ठीक है। I have a right to convert into any of the religion. Any Muslim people has a right to convert into Hindu religion, right? तो हो सकता है, ये भी लिखा हुआ है। Plus, state will not grant any sort of fund to promote any culture, sorry, to promote any religion. For example, स्टेट कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे एक ही रिलीजन की सिग्निफिकेंस बढ़ गई, एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं
करेगा। एक सेकंड रुकेंगे बेटा प्लीज। ठीक है, आर्टिकल 25, 28, 29, 30 क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक आप सबको? नेक्स्ट आता है आपका 31, हमें पढ़ना नहीं है। नाउ 32, आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 32 starts with the heading right to constitutional remedies। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। अब बात ये है आर्टिकल 32, बेसिकली मैं लिख देती हूँ। बेसिकली इट डील्स, इट सेज दैट if any person's fundamental right got violated, then he or she may approach to Supreme Court under Article 32. If any person's fundamental right get infringed by the government of India or the state government, then he or she may approach to the Supreme Court under Article 32. Now, one of the most important thing is that Article 32 provides a remedy for the violation of fundamental right. ठीक है? Moreover, Article 32 is a fundamental right. ठीक है? यानी कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब तो आपके पास रेमेडी है ही। रेमेडी आपका लेना क्या है? आपको रेमेडी, आपकी जो रेमेडी है वही फंडामेंटल राइट है व्हिच इज गिवन अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, यानी कि वंस इफ योर राइट गेट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट देन यू हैव अ रेमेडीज, दैट इज फॉर श्योर। बट रेमेडीज क्या, कैसी आती है रेमेडीज? वो रेमेडीज लेना भी आपका अधिकार है एज पर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मोरओवर, if anybody do not want to go into the Supreme Court, because why Supreme Court is only one in Delhi and it's not possible for everyone to approach the Supreme Court of India. Hence, we have high court for the same cause, and that is under Article 226. आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? तो you have two options. If your right get violated by the government, you can go to the Supreme Court under Article 32, or either you can go to the High Court under Article 226. ठीक है? But it is properly, ऐसे बोला जाता है, it is properly addressed that firstly, if a person can go to, firstly, if a person का fundamental violate होता है, तो that person should be मतलब should approach to the High Court first before approaching the Supreme Court. Why I am saying this? Because ऐसा प्रॉपर कोई स्टेट जेनेरिक फॉर्मूला नहीं है कि आपको पहले हाई कोर्ट में आना देन ओनली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा स्टेट जेनेरिक फॉर्मूला नहीं है। हाई सुप्रीम कोर्ट का अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो, सुप्रीम कोर्ट विल आस्क कि भाई तुम क्यों नहीं, मतलब क्यों गए हो तुम पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, तुम सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो? ठीक है। However, it's not somewhere specifically declared in the Indian Constitution, but ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बट अगर ऑलरेडी दिल्ली में ही है, दिल्ली में और हाईकोर्ट भी है, तो उस केसेस में बोल सकता है कि पार्टी ऑलरेडी लिविंग इन दिल्ली, तो इट्स ऑब्वियसली बात है हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर मतलब थोड़े पास में है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल फॉर दैट पार्टी हु आर लिविंग इन दिल्ली ओनली कि सबसे पहले वो हाईकोर्ट कर सकता है, देन ओनली ही और शी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट कैन प्रॉपर्ली, अगर आप पहले सुप्रीम कोर्ट आ भी गए हो ना, तो भी सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द पार्टी to approach the High Court first, then only if he or she cannot get the justice, then approach the Supreme Court. ऐसा बोल सकते।
आर्टिकल 32 काफी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आर्टिकल 32 में एक और बात आ जाती है, एक आता है इसमें कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Public interest litigation, it means कि that if a particular person, basically public interest litigation का मतलब होता है कि you can file the case, you can file a petition to the Supreme Court or High Court on behalf of any person who could not afford the procedure of the court. That cost should be that cost should be मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर, फॉर एग्जाम्पल सेक्स क्लेम्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो हो गया पोल्यूशन। ये कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड्स है, कुछ कुछ ऐसे मैटर्स है जो पूरे दुनिया को ही, पूरे लोगों को ही अफेक्ट करते हैं। तो इन दैट केस हु विल गोइंग टू रेज देयर वॉइस, इसमें कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी का मुद्दा कूद रखा है, ठीक है, उसमें क्या, उसमें कौन फाइल करेगा? वो तो सभी को इफेक्ट कर रहा है ना। उसके लिए बनाया गया है कि कोई भी पर्सन उठ के आ सकता है और वॉइस रेज कर सकता है उन सारे लोगों के लिए which did not uphold the procedure of the court, ठीक है। एंड दैट मैटर शुड बी ओनली ऑफ द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपका, और याद रखना, अगर कोर्ट फाइंड कि आपने जिस मैटर को परफेक्ट किया है, फाइल करी है, उसमें आपका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, the Supreme Court will reject your petition. Moreover, the Supreme Court will be imposing the high cost, heavy burden cost आपको, heavy cost आप पे ये होता है। तो public interest litigation means whoever not can afford the procedure to court, और उसके basis पे anyone can come and raise their voice, but the matter should be only of the public interest. And if your individual interest will be involved in that matter, in that petition, the court will be imposing the heavy amount of cost on you. Moreover, आपकी रिजेक्ट भी कर देगा एप्लीकेशन, क्या पता आपको पनिशमेंट भी दे सके। तो पीआईएल का इम्पोर्टेंट ये हो गया। करेक्ट करेक्ट। मोreover, अभी कितनी सारी पीआईएल फाइल हुई थी, उस पे आपको सुना होगा, नीट का एग्जाम जो हो गया था, लीक हो गया, तो उस पर बहुत सारी पीआईएल फाइल हुई थी, ठीक है, बहुत मतलब फालतू कितनी सारी पीआईएल फाइल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट पोस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एक और आर्टिकल 32 में जो आपके क्वेश्चन में आता है, जो आपके पेपर में आता है, वो है आपका, वो कॉन्सेप्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू। वो है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, इट रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं? व्हाट जुडिशियल रिव्यूज? जुडिशियल रिव्यूज द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर, एनैक्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। इट रिव्यूज द एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट। And if the judiciary finds that any of the enactment, any of the policy of the executive and legislature goes beyond the natural justice and violate the principle of fundamental right, fairness, and justice, then in that case, judiciary will stop down and provision that at a loss by using its power in judicial review. दोबारा बता रही हूँ, judicial review stands for the judicial review refers to the power of judiciary and judiciary की power. Sir, there is no specific provision of judicial review. मैंने आपको पहले ही बोला था, there are lot of things which are not explicitly included in the constitution but implicitly given in the constitution with the help of a Supreme Court and High Court judgment. Moreover, judicial review की power सिर्फ आपके पास हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। Only these two courts have the power of judicial review. And what they review is, they review the legislative enactments and executive policies and administrative actions as well. And if the court finds that these policies, these enactments, these laws, these provisions are beyond the concept of fundamental right, infringes the fundamental right, ठीक है, violates the concept of fairness, justice, and natural justice का concept, in that case, Supreme Court or High Court will shut down that law, that provision,
अब मैं आपको मैंने दो चीजें बोली, दैट लॉ एंड दैट प्रोविजन। इन केस फॉर एग्जांपल दिस इज अ होल लॉ, अगर ये पूरा का पूरा लॉ एक फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड जा रहा है, तो इन दैट केस दिस पूरा का पूरा लॉ, जो पूरा का पूरा जो लॉ है, इसको हम वायलेट कर देंगे, इसको कोर्ट पूरा का पूरा स्ट्रक डाउन कर देगा आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, बट इन फॉर एग्जांपल दिस इज अ लॉ, ये पूरा लॉ बढ़िया है, बट इसमें ये प्रोविजन है जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ये बहुत सारी जो मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बोल रही, मैंने आपको नेशनल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बोला है, फेयरनेस बोला है, इक्वालिटी बोला है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है पूरा लॉ बढ़िया है, बट दिस व्हाइट पोर्शन इज against the provision of fundamental right. In that case, the whole law will be applicable. But this white law, but this white provision, this white portion will be declared as unconstitutional. तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जुडिशियल रिव्यू। Am I clear till here? क्लियर हो गया आपका? हम्म, तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 32। अब नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 32 में ही एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रिट्स। आर्टिकल 32 में ही कॉन्सेप्ट दे रखा है बच्चे, जिसको हम नाम देते हैं रिट्स। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर ही है रिट्स। नाउ व्हाट आर द रिट्स? रिट्स आर द ऑर्डर, कमांड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो डाउट, जिस तरीके से आपकी क्या नाम है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पावर हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226, तो रिट्स भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास दोनों के पास है, बट ओनली वी आर फोकसिंग ऑन आर्टिकल 32। बट रिट्स पूरा कॉन्सेप्ट जितनी भी रिट्स सारी की सारी सेम है, बट फर्क ये है 226 के अंदर रिट्स इंपोज करता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इंपोज करता है सॉरी 226 के अंदर करेगा हाई कोर्ट, 32 के अंदर करेगा सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंस बस इतना सही है, बाकी एवरीथिंग, मीनिंग ऑफ रिट्स, प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग रिट्स, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, द डिफरेंस लाइज इन द नंबर ऑफ सेक्शंस। आर्टिकल 226 में आपकी क्या नाम है वो है आपका पीआई का कॉन्सेप्ट भी है, मोर ओवर आपका रिट्स भी है। आर्टिकल 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट के पास पीआई का कॉन्सेप्ट है और रिट्स का कॉन्सेप्ट। हम जनरल रिट्स का मतलब समझेंगे, डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता। तो रिट्स आर द कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अब देयर आर फाइव, बेसिकली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स। पांच तरह के रिट्स होते हैं। पांच तरह के रिट्स में से सबसे पहले आपकी आती है हैबेस कॉर्पस। आई होप सबको पता होगा ये habeas corpus. The meaning of habeas corpus is basically these all writs are the Latin phrase, Latin words है ये। और आपका जो habeas corpus है इसका literal meaning होता है have the body, have the body और produce the body। ठीक है, habeas corpus mean have the body और produce the body, करेक्ट। अब in that case for example ये क्या होता है, habeas corpus पब्लिक अथॉरिटीज पे भी अप्लाई होती है और प्राइवेट में भी होती है, प्राइवेट पर्सन पे भी लगती है। When I say public authority, I am talking about the government. When I say private people, I am talking about us. ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था there is a CRPC का प्रोविजन और हमारा फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 20 जिसमें बोला गया है राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्संस। ठीक है, यानी कि इफ a police officer arrested any person, then that arrested person should be presented before the judicial magistrate before 24 hours, excluding the time of journey, right? अब in case what happen if उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो इन दैट सिनेरियो जो भी उसके रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, वो हैबिस कॉर्पस के रिट के लिए फाइल करेंगे। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है
to prevent any person from being under the illegal detention. हैबिस कार्पस का मतलब होता है अगर कोई भी पर्सन इलीगल डिटेंशन में है, किसी को इलीगल डिटेन करके रख रखा है, तो उन केस में हैबिस कार्पस की रिट लगा के उसको छुड़वाया जाता है। ठीक है, और अब ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ फंडामेंटल राइट दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर। दिस इज फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो चुका है अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, इलीगल डिटेंशन हो गया ना ऑटोमेटिकली, 24 घंटे के बाद तक रख रखा है जेल में, तो अपने आप इलीगल डिटेंशन हो गया। तो उस केसेस में क्या हो गया, हैबिस कार्पस की रिट लग गई। क्या हो गया, हैबिस कार्पस की रिट लग गई, ये हो गया। अब ये प्राइवेट पब्लिक में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है। प्राइवेट में क्या हो जाएगा, प्राइवेट में जैसे अगर आपने दो कॉन्सेप्ट सुने होंगे, कल यही सुना होगा, मैं बता देती हूँ। wrongful restraint, wrongful confinement। ठीक है, आई हैव अ गो, अब ये केबी क्लासेस है, आई हैव अ राइट टू गो, I have a right to go outside the premises of KP classes once my job is over. But मुझे रिस्ट्रिक्ट करके रख लिया, in that case हैबिस कार्पस की रिट फाइल होगी। तो ये पब्लिक क्वेश्चन आता है कि पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट इसके उसमें हो सकते हैं, यस इट कैन बी इशूड टू पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। क्लियर हो गया बेटा, ओके ये पूरा हो गया आपका हैबिस कार्पस। तो हैबिस कार्पस की रिट ये भी सबको पता होगा है कैसे कैसे, बट याद रखना पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी एंड प्राइवेट केसेस में इन दोनों केसेस में हो सकती है। हम लोग मेरा राइट है, मेरे को कोई बांध के रख ले, मैं नहीं बांध सकता, और बांध लिया तो ऑब्वियसली बात है हैबिस कार्पस लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैंडेमस। मैंडेमस लैटिन मैक्सिमम अगेन, मैंडेमस बी कमांड, नो, मैंडेमस इज टू परफॉर्म द ड्यूटी। मैंडेमस इज टू परफॉर्म द ड्यूटी। अब ये पब्लिक ऑफिसर के लिए ही है, उसके लिए सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के लिए जिसकी गवर्नमेंट जॉब है ना, जो सरकारी तनख्वाह खाता है उसके लिए। पब्लिक ऑफिसर्स में क्या हो गया, यानी कि अगर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं गई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात सरकारी बैंक है, मैं आ गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई टोल्ड हिम कि भाई वो जो सरकारी बैंक वाला है प्लीज मेरी पासबुक को प्रिंट करवाओ ये सब, बट ही ऑलवेज रिफ्यूज टू डू द सेम। नाउ आई विल फाइल पिटीशन टू द कोर्ट दैट ही इज हैविंग द ड्यूटी। याद रखना इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, दैट पर्सन मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिसर। मैंडेमस के रिट को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, मैंडेमस के रिट को अप्लाई करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट है। पहला, जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप फाइल कर रहे हो दैट पर्सन मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिसर। दूसरा, जो आप काम करने के लिए कह रहे हो ना वो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, और वो ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए उसका मतलब ऐसा नहीं डिस्क्रिशनरी ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी, नहीं, वो ड्यूटी पक्की वाली होनी चाहिए, उसको करनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट ड्यूटी मस्ट बी ही हैविंग, he must be having that duty, mandatory duty I would say, not discrimination one। ठीक है, तीसरी, he refused to perform that mandatory duty। This is, person must be a public officer, that public officer must be having that mandatory duty which was imposed by the
लॉ और स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूट, एंड थर्ड that public officer who is having a mandatory duty has refused to perform the same. In that case, you can go to the Supreme Court or High Court and issue the mandamus writ. ये हो गया. अब कोर्ट उसको बोलेगा कि तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुमको ड्यूटी तुमको दी गई है. नेक्स्ट, और ये रिट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज पे ही अप्लाई होती है. नेक्स्ट आ गया को वारंट. By what authority you are? By what authority you are holding the office? Co-warranto literal meaning is by what authority you are holding the office. This writ focuses or emphasis on legality of the offices. Basically, it means it deals with the criteria of holding the office. ठीक है? For example, as an IAS officer, you must clear the CSET examination, UPSC examination. In order to be a doctor in the medical kind of colleges, AIMS वगैरह में, you need to prepare for the NEET and you need to crack the same entrance examination. For the law, in order to be the judicial officer, you must be clearing the PCSD examination. ठीक है? ठीक है? S examination. But without clearing PCSD examination, I have मतलब I am the judge of the Supreme, I am the judge of the उत्तर प्रदेश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में बन चुकी हूँ. ठीक है ना. अब मुझे पूछेगा तुमने कहाँ दिया पेपर. इन केसेस में कोवरंट वेरिएट इशू होती है. मैम जज तो एक्सपीरियंस के बाद भी बन सकते हैं ना. लोअर कोर्ट में तुम्हें पहले पीसीएस दे देना पड़ता है. हाई कोर्ट वगैरह की बात होती है वो. पीसीएस जे इज मैंडेटरी. ऑब्वियसली दस से बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. इतना टफ एग्जाम होता है पीसीएस दे. कहीं सुना है कि 17 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अरे तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते रहते हो यार. गलत सुना है तुमने जो भी सुना है. 17 एक्सपीरियंस तो कोई है भी 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए आपको हाई कोर्ट में भी. कहाँ सुनते रहते हो तुम सारी चीजें. कंफर्म कर लेता हूँ ना इसीलिए. क्लियर हो गया यहाँ तक सबको. आयुष को क्लियर हो रहा है, स्पर्श को क्लियर हो रहा है, बाकी सब ऐसे बुत बन के बैठे हुए हो क्लास में. क्वेश्चन मत पूछ रहे ना एक भी मेरे से. prohibition certiorari to be informed, literal meaning to be certified. Prohibition to prohibit or to prevent. ठीक बात. आपने सुना होगा ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर. ठीक है, यानी कि मेडिसिन खाने से अच्छा है कि तुम अपने आप अपनी सेहत को बढ़िया करके रखो. अब इस केसेस में आते हैं प्रोहिबिट में. ये यानी कि अगर बेसिकली इफ सुपीरियर कोर्ट फील्स, इस देखिए दोनों के लिए सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट पे लगा था. सेम इसमें जाएगा. सेम दोनों ही सेम है. प्रोहिबिशन में अगर सुपीरियर कोर्ट को ये पता लग गया कि ऐसा केस लोअर कोर्ट देख रहा है जिसका उसको जुरिडिक्शन ही नहीं है. ठीक है, यानी कि सुपीरियर कोर्ट का कोई मैटर जो सुपीरियर कोर्ट में जाने वाला था वो गलती से लोअर कोर्ट में चला गया. लोअर कोर्ट उसको चेक देख भी रहा है. तो इन द मिडल ऑफ द चेकिंग ऑफ द जजमेंट, इन द मिडल ऑफ द ट्रायल, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द रिव्यूइंग द जजमेंट, जो सुपीरियर कोर्ट है उसको वही स्टॉप कर देगा कि you lack the judgment, you lack the jurisdiction, hence you cannot
hence you are not allowed to pass that judgment. तो वही प्रोहिबिट कर देगा। इसमें डिसीजन के बीच में, डिसीजन अभी आया नहीं है, ठीक है, यहाँ ये डिसीजन की स्टेज है, बट बीच में ही जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रोक देता है। ऑन द अदर हैंड सर्शियरी में सुपीरियर कोर्ट कैंसिल करता है जजमेंट, क्योर करता है, सुपीरियर कोर्ट कैंसिल द जजमेंट, कैंसिल डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। क्यों? क्योंकि इट लैक्स द जुरिडिक्शन। यहाँ पे जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुई होती है, बीच में ही रोक देता है सुपीरियर कोर्ट। सर्शियरी में यहाँ पे जजमेंट डिलीवर होती है, तो बाद में फिर क्या करेगा, रोक तो सकता नहीं है, तो जजमेंट दे रखी होती है उसी को कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो है ही नहीं वो जुरिडिक्शन ही नहीं है उस चीज को डील करने की। तो ये हो गया प्रोहिबिशन सर्शियरी। क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर? Any doubt till here? Now the Indian polity part 2 has also been completed. कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब भाई संडे को क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 15, पहले 1 से लेकर 15 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर रिवर्स पढ़ेंगे। चलो, कोई डाउट नहीं है फिर आप लोगों को? KP classes dedicated to excellence.